नमस्कार, मैं हूं अमित। व्यूअर्स, आप सब जानते हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर के इतिहास को खंगालेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो एक चीज़ जो है वो मुख्यतः से रेखांकित होकर जो बाहर आएगी वो ये है कि जम्मू कश्मीर जो है हमेशा से ही राजनीतिक अस्थिरताओं का एक केंद्र बिंदु रहा है। लेकिन इसी जम्मू कश्मीर को अगर हम दूसरे रूप और स्वरूप से देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसे बहुत स्पेशल भी बनाती हैं। उसमें सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जम्मू कश्मीर की जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, उसकी टोपोग्राफिक जो क्रोनोलॉजी है, उसकी जो इकोनॉमिक रिचनेस है रिसोर्सेज में, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है, ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर को बहुत ही स्पेशल बनाती हैं। इतना स्पेशल होते हुए भी जम्मू कश्मीर को भारत में और विश्व में एक अच्छे रूप और स्वरूप में कई लोगों की जो ड्यूटी बनती थी पेश करना, वो उन्होंने नहीं किया। आज इसी जम्मू कश्मीर के बारे में हम थोड़ा सा समझने की और डीप कोशिश करेंगे। और इस सब में आज जो हमारे साथ जो पर्सनालिटी जुड़े हैं, आप हैं श्री चंद्रमोहन शर्मा जी, और इनके बारे में मैं व्यूअर्स आपके साथ कुछ इनकी प्रोफाइल, जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है, उसको शेयर करना चाहूँगा। आपने 1974 में जन संघ को ज्वाइन किया, तब आपकी उम्र जो थी, आयु जो थी, वो 21 साल की थी। उसके बाद आप पहले जो प्रधान है, प्रेसिडेंट जो हैं, 1980 में भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग के बने। उसके बाद 1985 में स्टेट सेक्रेटरी रहे। उसके बाद 1987 में आप जनरल सेक्रेटरी रहे, और 1987 में ही आपने इलेक्शन भी लड़ा, और मंगत राम जी के अगेंस्ट आपने इलेक्शन लड़ा, जो कि बहुत ही नैरो मार्जिन से आप लूज़ किया वो इलेक्शन। 1100 वोट से आप उस इलेक्शन को लूज़ किए। जम्मू वेस्ट से आपने ये लड़ा था। उसके बाद आप 1996 में भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे। फिर 2012 में आप ऑल इंडिया कन्वीनर रहे, अपॉइंट किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टू स्टडी द कश्मीर इशू। उसके बाद 2015 में आप राज्यसभा के लिए भी आपका चयन किया गया पार्टी की तरफ से, लेकिन मात्र 1 वोट से आप हारे अगेंस्ट गुलाम नबी आज़ाद। फिर उसके बाद पार्टी ने आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स पे बिजी रखा, और प्रेजेंट में अगर आप देखें तो आप एसोसिएट हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ, और स्टेट के हेड हैं उस प्रोजेक्ट के, और तवी रिजुविनेशन के काम पे आप कार्यरत अभी लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। आपका स्वागत है। आपसे हम बात करेंगे जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां हैं उस पे भी, परंतु थोड़ा सा अगर आपको भूतकाल में लेके जाएं हम जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव को, तो वर्तमान और भूतकाल जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में आपका इतना जो लंबा करियर रहा है, उसे कैसे देखते हैं? अमित जी, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर 1947 के बाद जब महाराजा हरि सिंह जी ने इसको भारत के साथ जोड़ दिया कानूनी तौर पर, तो यहाँ एक रस्साकशी चलती रही। कुछ ताकतें ऐसी थी जो जम्मू कश्मीर को भारत संघ से निकाल के और या तो इंडिपेंडेंट या पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहती थी, और कुछ ताकतें ऐसी थी जो देशभक्त लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को, जो सदा से भारत का हिस्सा रहा, भारत के साथ जोड़ के रखना चाहा। उसमें मूलतया जनसंघ, राष्ट्रीय संघ और अन्य संस्थाएं, आर्य समाज वगैरह सब लगे थे। तो ये रस्साकशी चलती रही। ये आगे चल के राजनीति का हिस्सा बन गई। केंद्र में जो उस समय कांग्रेस सरकार थी, नेहरू सरकार थी, उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधि यहाँ अपना यूनिट ना बना के नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही प्रतिनिधि बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस मूलतया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, और फिर बाद में उन्होंने अपना नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया, लेकिन सोच, विचार, दृष्टिकोण उनका वही रहा। तो वो लोग ये चाहते थे कि ये रियासत इंडिपेंडेंट रहे और इसमें शेख फैमिली का ही वर्चस्व बना रहे। लेकिन हम लोग लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, पहले जनसंघ के नाम से, फिर जनता पार्टी के नाम से, फिर बीजेपी के नाम से, कि ये जम्मू कश्मीर जो है
पूर्णतया भारत का हिस्सा है, शुरू से हिस्सा है, हमारी संस्कृति सभ्यता भारत के साथ ही है। तो इसको किस तरीके से जोड़ के रखा जाए, इस स्ट्रगल में ही हमारी सारी ज़िंदगी निकली है, सारी राजनीति इसी के मुताबिक चली है। और हम ये तो हम कह सकते हैं कि हमने उन ताकतों को जो अलगाववादी थे और जो पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ना चाहते उनको हमने कामयाब नहीं होने दिया है। स्ट्रगल लंबी रही और आज आप देखिए कि 370 हटने के बाद अब वो सोच भी आस्ता आस्ता समाप्त हो रही है कि जम्मू कश्मीर को देश से अलग किया जा सकता है। जी, एक सेपरेटिज्म की जो पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसी हुई है। और 2000 अगर हम 19 के बाद की बात करें, 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करें, तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में आप कितना परिवर्तन देखते हैं? और ख़ासकर जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके गले से भी अभी भी ये चीज़ नीचे नहीं उतर रही है, और जो हालात पहले थे उसको किसी न किसी तरीके से रिवाइव करने की कोशिश निरंतर जो है वो लगी रहती है। और उसमें अगर हम देखें तो हाल में जो एंटी जो एनक्रोचमेंट जो ड्राइव जो है वो भी चली हुई है, उसमें भी अगर आप देखते हैं तो फ़ारूक अब्दुल्ला जी के जो बयान आ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी के जो बयान आ रहे हैं, आज के पेपर में ही उन्होंने कहा है कि एट्रॉसिटीज़ वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि फ़लस्तीन से कंपेयर किया है सिचुएशन को। तो वो मानसिकता जो है वो अब भी उससे बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके ऊपर आपकी क्या? पहले मैं ये जो डिमोलिशन ड्राइव है इसके ऊपर ही बात करूंगा आपसे, क्योंकि आजकल ये चल रही है, इसका बड़ा शोर किया हुआ है। आपने बात की महबूबा मुफ्ती जी के, उमर साहब की, तो ये लोग, मैं सोचता हूँ कि ये जो घटनाक्रम हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी बनी है, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कभी फ़लस्तीन की बात करते हैं, कहीं कहीं बात करते हैं, और ये जनता से भी रिजेक्ट हो चुके हैं, लोग इनके साथ नहीं हैं। अब ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, और कोई भी इनकी बात को पूरे देश में, पूरी दुनिया में सीरियसली नहीं लेता है। ये जो यहाँ पर कब्ज़े करवाए गए, जंगलों में कब्ज़े करवाए गए, नदियों में, नालों में, खड्डों में कब्ज़े कराए गए, ये सब इन लोगों की साजिश थी। अब वो कब्ज़े हट रहे हैं तो ये उसके लिए बखलाए हुए हैं, तो बयान दे रहे हैं। जबकि ये ऑर्डर जो है ये J&K हाई कोर्ट का है कि स्टेट लैंड, घाचरी लैंड और बाकी जो फॉरेस्ट की लैंड है, रोशनी एक्ट का तो फिलहाल रोक लिया उन्होंने, तो ये सारी जगह खाली करवाई जाए। देखिए, जब अनप्लान्ड सेटलमेंट हो जाती है तो उससे डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, विजयपुर में ठंडी कुई के पास एक बहुत बड़ा बस स्टैंड बनना था, और उसके लिए ईयर मार्क जो जगह की गई वो 105 कनाल थी। आज जब वहाँ अथॉरिटीज़ गई हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की प्लानिंग लेके गई हैं, तो वहाँ 37 कनाल जगह को निकली है। किन लोगों ने जगह कब्जा कराई, किन लोगों ने की, और दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये डेवलपमेंट में रुकावट है। अभी मैं देख रहा था टीवी में, अयोध्या में, श्री अयोध्या में डेवलपमेंट हो रही है, तो लोगों को हटाया जा रहा है और फिर उनको दूसरी जगह बसाया जा रहा है, और सड़कें चौड़ी हो रही हैं जैसे काशी में हुई हैं। तो डेवलपमेंट के लिए प्लान्ड सेटलमेंट चाहिए, अनप्लान्ड सेटलमेंट नहीं चाहिए। आप तो डोडा से आते हैं, आपने देखा होगा नगरोटा क्रॉस करते ही बाईपास जो रोड सिटी की तरफ आता है, वहाँ पे एक इलीगल सेटलमेंट है। वो जगह फॉरेस्ट की है, वहाँ सेटलमेंट, किसी ने सेप्टिक टैंक नहीं बनाया हुआ, और हर घर की गंदगी तभी के अंदर आती है। कितना बड़ा पाप है, कितना गुनाह है और कितना गैर कानूनी काम है। वही पानी पंचतीर्थी पहुँच के फटकड़ी डाल के महाराजा प्रताप सिंह के समय के सिस्टम से साफ करके जम्मू शहर के लोगों को पीने को पानी दिया जाता है, क्योंकि वो इलीगल सेटलमेंट है। दैट वाज नॉट ए प्लान्ड सेटलमेंट। प्लान्ड सेटलमेंट के लिए एक बार लोगों को हटाना पड़ेगा, फिर से प्लान्ड सेटलमेंट होगी। क्वेश्चन लोग करते हैं कि इतने लोग जो हैं जिनको हटाया जाएगा वो कहाँ जाएंगे? सरकार ने आवास योजना बनाई हुई है, और उनका आइडिया ये था कि 2024 तक, हो सकता है आगे भी बढ़ाना पड़े, बीच में कोरोना भी आ गया था, तो लोगों को, हर परिवार को शेल्टर मिलेगा। आप उसका वेट कीजिए, उसको सहयोग कीजिए। इलीगल सेटलमेंट, अब कल देखिए आपने, परसों यहाँ क्या हुआ, एक इलीगल कंस्ट्रक्टेड शोरूम था किसी इंडिविजुअल का, वो इलीगल बना हुआ था। डिमोलिशन करने के लिए जब स्टेट के लोग पहुँचे, पुलिस पहुँची, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला पहुँचा, तो हज़ारों की तादाद में पत्थर मारने के लोग आ गए। ये लोग कहाँ से आए?
ये लोग क्यों आए? ये तो ये कहा यह जा रहा है कि ये गरीब लोग हैं, इनकी 15 मरले जगह है। 15 मरले जगह गरीब की नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है जम्मू शहर में। 15 मरले जगह है, ये एक टाइम रोटी खाते हैं, गरीब हैं। और गरीब हैं तो अपने मकान की प्रोटेक्शन के लिए वो जाएं, सरकार से बात करें, पेपर दिखाएं अपने अगर हैं तो। लेकिन किसी दूसरे बड़े आदमी को जिसने इलीगल कब्जा किया उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्यों आते हैं? इन्होंने पथराव किया, इन्होंने लोग ज़ख्मी किए, मीडिया के लोग ज़ख्मी किए, पुलिस के लोग ज़ख्मी किए। तो मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने बहुत बड़े चंक ज़मीन के कब्जा किए हैं, उन्होंने ये हैंचमैन रखे हैं अपनी ज़मीनों के अंदर। उन्होंने ये इनको सेटल इसलिए किया कि जगह बचाएं। अब मैं 40 कनाल जगह पर कब्जा करूँ, फिर लोगों को वहाँ जगह बसा कर वो ये आर्गूमेंट आ जाए कि छोटे छोटे मकान है जी इनके। जो लोग कानूनी तौर पर चलते हैं, छोटी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लेके 4-5 मरले जगह जम्मू में कहीं 2 मरले लेके और नक्शा पास कराना होता है तो 1 साल लग जाता है। बूट घिस जाते हैं उनके सरकार के पीछे पीछे नक्शा पास कराने के लिए, बिजली का कनेक्शन लेने के लिए, पानी का कनेक्शन लेने के लिए। बड़ी बुरी हालत से वो जाए ये सब चीज़ें लेते हैं। तो वह कानूनी तौर पर चल रहे हैं, वो कोई बेवकूफ़ हैं? हम क्या उनको बता रहे हैं कि आप इलीगली कंस्ट्रक्शन कर लो जहाँ मर्जी, बिना नक्शा पास किए आपको बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। ये 2 स्टैंडर्ड जो हैं वो नहीं चल रहे, नहीं वो चल पाएंगे। हर एक को कानूनी तौर पर चलना पड़ेगा। डेमोक्रेसी जो है उसका जो है डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकती। रूल ऑफ लॉ में डेमोक्रेटिक तरीके से ही उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये जहाँ चाहे जैसे मर्जी सेटलमेंट कर लें। आपने जो सेटलमेंट यहाँ बठिंडी और वहाँ सुंजवा आदि में की है, कौन सी अच्छी गलियाँ छोड़ी है आपने, कौन से रोड छोड़े हैं आपने? कल आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। कल आपके बच्चों ने लोन लेना होगा, आप कागज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे वहाँ पर आपने वहाँ नक्शा पास कराना होगा तो अब नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ और हमारी पार्टी का ये व्यू है कि जब हमारा आपसे कमिटमेंट है कि हम आवास योजना के तहत हर एक को मकान देंगे, अब ये कब्जे कर लिए। जहाँ पे भी बात भी मीडिया में आती है कि इस एरिया से मकान गिराए जाएंगे, लीगल कंस्ट्रक्शन कराई जाएगी, रातों रात वहाँ और मकान बन जाते हैं। ये लूट पड़ी हुई है ज़मीन की, चोरी की ज़मीन पर। कल एक सज्जन मुझसे बात कर रहे थे कि घर में रूहानी इंप्रूवमेंट होती है और चोरी के मकान में, चोरी की ज़मीन पे कैसे रूहानी इंप्रूवमेंट होती है? तो ये एक होक खड़ा किया गया है। मैं इस समय चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर सभी लोग जो इलीगल सेटलमेंट से परेशान थे उनको एलजी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके जो प्लान है उसके मतलब चलना चाहिए और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसको अक्षरशः इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि रीजनल जो पार्टीज़ यहाँ पे जो पावर में रही और साथ में कांग्रेस ने जो अपना सपोर्ट हमेशा से दिया उन्हें, ये पॉलिटिकल एनक्रोचमेंट ऑफ द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर द सेक ऑफ पावर, ये चीज़ के बैरियर को तोड़ना कितना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो नेशनल लेवल पे जिस तरीके से डेवलपमेंट के एजेंडाज को प्रमोट कर रही है और धरातल पे जो चीज़ें बाहर भी आ रही हैं, वो एक चीज़ एक्सेप्ट शायद नहीं हो रही है रीजनल पार्टीज़ को। और जो उन्होंने इतने सालों में बाय हुक और क्रुक जो अपनी जगह बनाई है, जिसमें इन ज़मीनों को भी कब्ज़ा करने की जो परमिशन दी गई, तो उसके ऊपर ये एक कड़ी चोट है जो सही नहीं जा रही है। जो इन्होंने अपने वक्त में जब ये सरकारों में रहे, कांग्रेस की सपोर्ट से या कांग्रेस की सपोर्ट के बगैर, कांग्रेस का जो है यहाँ के सेपरेटिस्ट पार्टियों को हमेशा समर्थन रहा है, तो इन लोगों ने धांधली की हुई यहाँ पे। मिलिटेंसी इनकी वजह से आई। जब मिलिटेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तब भी सड़कों पे आ जाते हैं, उनको इनोसेंट बताते हैं, आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि कमांडर इन चीफ इंडिया का गुंडों की भाषा में बोलता है। तो ये उन लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने इनका पहले समर्थन किया था। प्रैक्टिकली ये मार्जिनलाइज हो गए हैं, तो किसी तरीके से सेपरेटिस्ट सोच को ज़िंदा रखना चाहते हैं ताकि इनको सपोर्ट मिले। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपके माध्यम से सुनने वालों को बता दूँ कि कश्मीर के अंदर आम लोगों ने महसूस किया है कि हमको धोखा दिया गया है, हम हिंदुस्तान से अलग हो ही नहीं सकते, हिंदुस्तान के साथ ही चलना, ये आम आदमी की वहाँ सोच है। तो ये सोच बड़ी अच्छी डेवलप हुई है और इसके कारण ही ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इनको फ्रस्ट्रेशन के कारण ये उल्टे सीधे बयान देते हैं। अच्छा है इनके हक में भी और
रियासत के लोगों के हक में भी कि ये डेवलपमेंट के प्लान को सपोर्ट करें। देख गालियां मोदी जी को, बीजेपी को, हमें उसकी चिंता नहीं है कि डेवलपमेंट जो होनी है और देश की सुरक्षा का मामला जो है उसमें अड़े ना आए, उसमें उल्टी सीधी बातें ना करें, ना सेना के खिलाफ ना मिलिटेंट्स के हक में। एक वातावरण अच्छा बन रहा है, सारी मिलिटेंसी अगर समाप्त होती है जो बीजेपी करके दिखाएगी, शांति से अपना ज़िंदगी जी सकेंगे, हम भी जी सकेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे पहले किसी ज़माने में भाई भाई की तरह रहते थे, ऐसे भाई भाई की तरह रह सकेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस वक्त बीजेपी ना देखें, सरकार की जो नीतियां हैं सुरक्षा के लिए और विकास के लिए, उसमें सब लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। जी, कांग्रेस का जिक्र आया है तो रिसेंटली कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कंक्लूड हुई, और उसमें लास्ट में जो जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में जो चीज़ बाहर आई कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो ये है कि कश्मीरी जो कश्मीर में लोग जो काम कर रहे हैं, यानी कि एलजी सरकार उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पे वापस भेज रही, इस तरह का बयान जो है आया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, जब कश्मीर में माइग्रेंट्स के लिए पैकेज आया था उसमें ये क्लियर किया गया था कि आपको कश्मीर में, श्रीनगर में नौकरी करनी है, वहाँ सेटल होना है। पूरे देश की ये मांग है, उनकी भी ये मांग है, कश्मीरी संस्थाओं की भी, कि हमको वापस कश्मीर जाना चाहिए। कानून कश्मीर वर्ड उसका यूज़ करते हैं। तो फिर जब नौकरी वहाँ मिली, अब ये कैजुअलिटीज़ हुई हैं वहाँ, और हो सकता है टारगेटेड कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इसमें जो बैंक में मुलाजिम काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं कहते हैं वो वापस बुलाइए? सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी तो मारे गए, वो क्यों कहते हैं आपको वापस वहाँ नहीं जाना है? रिस्क तो है लाइफ का। अब जम्मू में, रजौरी में भी तो लोग मारे गए। मिलिटेंसी खाली वैली तक सीमित नहीं है, यहाँ भी तो मेटाडोर में बम ब्लास्ट होते रहे, लोग यहाँ मरे। ज़िंदगी बहुत भगवान के हाथ होती है, लेकिन कश्मीर को भारत के साथ जोड़ के रखना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं, हमारी जो सेंटर की कंपनियाँ हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सब लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक ऐसा इशू बना लिया उन्होंने। कोई नहीं चाहेगा कि कश्मीर में जाके किसी को मारा जाए। सरकार कोशिश कर रही है कि उनको सिक्योर्ड सेटलमेंट दी जाए, उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह की जाए वहाँ सिक्योरिटी हो। फिर भी जब पाकिस्तान और उसके पीछे अरब लॉबी सारी देश को डैमेज करने के लिए तैयार है, और लगातार उनका काम ही यही है, अपने उनके देश की बुरी हालत हो गई है, लेकिन भारत में शरारत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शरारत कर भी सकते हैं। लेकिन कभी भी शरारत करके जो गए हुए लोग हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, या जिन्होंने वहाँ ब्लास्ट किए हैं, वो बचते नहीं हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से। लेकिन फाइट है ना, फाइट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। इसलिए बड़ा दिल करके, भगवान पर भरोसा करके वहाँ हमको नौकरी करने की जाना चाहिए, और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक भी जो हमारी बेशकीमती जाने हैं वो नहीं जाए, पूरी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो इशू बन गया है कि भाई मुझे कोई कह रहा था कि भाई अपने रिश्तेदारों को भेजें, यार अपने रिश्तेदार भी तो जाते हैं, हमारे रिश्तेदार भी तो जाते हैं, वहाँ जाना ही पड़ेगा और सबको जाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि ऐसी नीति बननी चाहिए कि जो कश्मीरी पंडितों के अलावा हमारे लोग जो हैं वो भी जाएँ वहाँ। हम भी जाने को तैयार हैं कि कश्मीर हमको किसी के हाथ में थोड़ी प्लेट में जाकर दे लेनी है। ये हमारी कश्मीर है, हमारे स्वामी विवेकानंद यहाँ आए हैं, शंकराचार्य यहाँ आए हैं, ये हमारी भूमि है, देवभूमि है। हम किसी के हवाले क्यों कर देंगे इसको? तो उसके लिए जितने बड़ी से बड़ी कुर्बानी हम भाषण देते हैं, तो फिर हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने सिक्योरिटी का भी इसमें थोड़ा सा जिक्र किया, रजौरी का जिक्र किया, और रिसेंटली हमने देखा नरवाल में भी पिछले दिनों क्या हुआ, और कटरा में भी वो एक एपिसोड हुआ था। ये जितनी चीज़ें जो पिछले 6 महीने के अंदर हुई हैं, आपको लगता है कि जम्मू को डिस्टेबलाइज थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करने की ये कोशिश की जा रही है अब, ताकि माहौल थोड़ा सा ख़राब हो, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही हैं, लेकिन प्लानिंग कुछ उस तरह की आपको लगती है? ये बड़ी गहरी प्लानिंग है। इसमें डेमोग्राफिक चेंज करने का भी एक बड़ी बड़ी साजिश चल रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ख़ास करके, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, मुसलमान भी यहाँ रहते थे, डोगरे मुसलमान थे, अच्छे तरीके से रहते थे। हमारा भी बचपन उस्ताद में लम्ही निकला हुआ है, तो कोई ऐसी बात नहीं होती थी। जब ये इलीगल सेटलमेंट करवाई गई बाहर से प्लानिंग के तहत, तो वो स्ट्रेटजिक जगह पर कराई गई। जहाँ आर्मी सेटलमेंट है वहीं नाजायज़ बस्ती बनी है, जहाँ एयरफोर्स सेटलमेंट है सुजमा में वहीं नाजायज़ बस्ती बनी है। ये एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। और इसमें आप देखिए, जितने मिलिटेंट मशकूक किरदार, जो संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, इन्हीं जगहों से क्यों निकलते हैं? वो जो अभी एक मिलिटेंट पकड़ा गया जिसने नरवाल उसमें ब्लास्ट किया था ट्रांसपोर्ट यार्ड में, तो वो कहाँ रह रहा था? पुलिस इंस्पेक्टर के घर, कहाँ? बठिंडी में। जितने लोग पकड़े जाते हैं, छेदरा में भी जो ब्लास्ट हुए, जब वो ट्रक पकड़ा गया, वो वहीं लोग सेटल हैं, वहीं हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया। तो ये एक शरारत का हिस्सा है। जो सुंजमा में पहले से लोग रह रहे हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, बड़े आराम से रह रहे हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये जो योजना के साथ साजिश के साथ लोगों को लाया गया, चाहे रजौरी पुंछ से लाया गया, जहाँ कहीं से लाया गया, तो वो लोग जो हैं, जो जेन्युइन लोग हैं वो अलग हैं। जो शरारत करने के लिए आए हैं उनको क्या किया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी लेके यहाँ आ जाते हैं, बम ब्लास्ट करके चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं जाता। बाकी लोगों को लिए जो लोकल यहाँ के मुसलमान उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये एक शरारत का हिस्सा है, डेमोक्रेटिक चेंज का हिस्सा है। आप कहाँ कहाँ सेटलमेंट कर रहे हैं, आप देख लीजिए। जहाँ सिक्योरिटी रिस्क है वहीं आप जाते हैं। आप पुलों के ऊपर जाके सेटलमेंट कर रहे हैं, आप दरियाओं के बीच जाके सेटलमेंट कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि रिवर बेड पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं। अभी तक जो सरकारें थी उन्होंने इनको पूरा फैसिलिटी दी थी। मुझे याद है तभी के अंदर जो इलीगल सेटलमेंट थी उसको जब तोड़ने के लिए डिपार्टमेंट के लोग गए तो नेशनल काउंसिल नेता खुल के सामने आ गए, और उनके बोलने से क्या हुआ कि लोगों ने पुलिस को ज़ख्मी किया और जो रेवेन्यू का अमला था उनको ज़ख्मी किया। तो पहले कुछ सरकारों ने इनको पैम्पर किया हुआ था, वो उनके पीठ पर हाथ रखते थे, अब वो हाथ कोई नहीं रखेगा। और देखिए ये जो अभी ड्राइव हुई है, हर एक को नोटिस दिया गया था और यह कहा गया था कि 31 जनवरी से पहले पहले आप खुद सरकारी ज़मीन खाली कर दो। किसी ने नहीं की। इनको ये पहला इंप्रेशन था कि पत्थर मारेंगे और लोगों को भगा देंगे सरकारी अमले को। अब वो ज़माना बदल गया है। परसों जिन्होंने पत्थर मारे हैं उनमें से भी 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और जिसकी बड़ी बिल्डिंग है उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये अब वो ज़माना बदल गया है। अब रूल ऑफ लॉ लगेगा। हम सबको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, कोई इलीगल बात चलेगी नहीं। और अब का जो माहौल है वो रूल लॉ का है। अब ये लोग कहते हैं जी चुनाव कराइए, चुनाव तो हमने करवाए, आगे भी होगा चुनाव, कमिटमेंट है पार्लियामेंट के अंदर हमारे होम मिनिस्टर की कि चुनाव होगा। लेकिन आप तो वातावरण बनने दीजिए। आप अलगाववादी बातें करते हैं, आप उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट देते हैं, माहौल बनने नहीं देते हैं चुनाव का। अगर चुनाव डिले हो रहा है तो आपके उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स के कारण, आपके बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट के कारण डिले हो रहा है और उसका नुकसान आपको हो रहा है। 2 चुनाव हुए, पंचायत के फर्स्ट क्लास चुनाव हो गए, लोकल बॉडी के चुनाव हो गए और BDC DDC के चुनाव हुए। तो उसमें आपने पहले कहीं बाइकाट कर दिया, बाद में आ भी गए। तो आपकी पार्टी क्लियर नहीं है, पॉलिसी क्लियर नहीं है, और आप फ्रस्ट्रेशन में उल्टे सीधे बयान देते हैं। आपके बयानों से जो नॉर्मलसी आनी चाहिए उसमें रुकावट पड़ रही है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि थोड़े खामोश होइए, डेवलपमेंट होने दीजिए। चुनाव भी होंगे, स्टेट भी रिस्टोर होगी, सब कुछ होना ही होना है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ हमेशा यूटी बनी रहेगी, बिल्कुल नहीं। ये स्टेट बनेगी, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको भी अपनी ज़ुबान बंद रखनी पड़ेगी, माहौल बनने देना चाहिए, और लोग राय रास्त पे आके एक अच्छी स्टेट यहाँ बन जाएगी। अब यूथ के पर्सपेक्टिव से अगर आपको पूछें, यूथ के नज़र से अगर इसको देखें अगर हम, तो जम्मू कश्मीर में डिफरेंट एजेंसीज़, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ अपने अपने काम कर रही हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से और सालों से भी अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अड़चन उसमें आ जाती है। चाहे कई लोग कोर्ट में चले जाएं या कोई इस तरह का स्कैम हो जाए, कुछ हो जाए। तो यूथ जो है वो थोड़ा सा लगता है कि पार्टी से दूर जा रहा है इन इश्यूज़, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो नौकरी की बात ज़्यादा होती है, रोज़गार का जो अप्रोच है वो कम। तो नौकरी और रोज़गार के बीच के फ़र्क को समझ के यूथ को किस तरीके से समझाया जा सकता है? देखिए, हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। आप तो समझते हैं नौकरियाँ कितनी हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। अब सरकार ने अल्टरनेटिव निकाला है, कितनी योजनाएं बनाई हैं लोगों को रोज़गार देने के लिए। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ या नेशनल लेवल की कंपनीज़ को लाया जा रहा है, बिग बिजनेस ऑफिस लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जैसे ये कब्जे हो गए, जगह नहीं छोड़ी कोई, वहाँ को कहाँ सेटलमेंट करेंगे। अगर ये कोऑपरेट करें और मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आए, आज कितना यूथ जम्मू का बाहर की कंपनी में काम कर रहा है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। बाहर क्यों जा रहे हैं? वो कंपनीज तो हम यहीं लाना चाहते हैं अपने घर में। अभी यहाँ क्या हुआ है, एक ट्रेजिडी ये हुई है कि बच्चे चले जाते हैं बाहर। आजकल 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, और बात को पेरेंट्स भी उनके पास ही जाना पड़ता है। कुल मिला के यहाँ नेशनल लोगों की आबादी कम हो रही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कंपनीज यहाँ लाई जाए, बहुत अच्छी स्कीम है लोगों की, उनको यहाँ। अब ये बार बार बाहर के लोग आ जाएंगे। बाहर कौन है जी? अगर फ़ौज में यहाँ से आपके लिए लड़ने के लिए अपने बच्चे लोग माँ बाप भेज देते हैं फ़ौज में आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपका फ्लड आता है तब लोग यहाँ आके आपकी हेल्प करते हैं। ये बाहर अंदर की बात, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको ख़त्म करना चाहिए जल्द से जल्द। सारा देश अपना है। और अगर
कंपनीज बाहर से आती हैं तो रोज़गार हमारे लोगों को मिलेगा। ये उनका बाइंडिंग लगाई हुई है कि यहाँ लोकल रिक्रूटमेंट करिए, तो वो रिक्रूटमेंट होगी तो रोज़गार के ये साधन हैं। अगर किसी को नौकरी करनी है तो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर वाले बड़ी बड़ी अच्छी तनख्वाह भी देते हैं, थोड़ी आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। और सरकारी नौकरियों का भी लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री ने 70 लाख लोगों को रोज़गार के वो ऑर्डर दिए हैं, तो वो भी हो रहा है। लेकिन सारी दुनिया सरकारी नौकरी नहीं कर सकती है। प्राइवेट जॉब के लिए बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आने वाली है, तो उनका हमको स्वागत करना चाहिए, उनके लिए माहौल बनाना चाहिए। जी, लास्ट रैप अप करते हैं। बीजेपी की जो इमेज है वो रीजनल पार्टीज इस तरीके से ब्लेम करती है कि जब तक ये किसी भी चीज़ को कम्युनल रंग ना दें तो तब तक कोई भी चीज़ हजम नहीं होती है। और इसमें फ़ारूक अब्दुल्ला जी ने भी पहले दिनों कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं बीजेपी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कर रही है। जब तक ये डिवाइड क्रिएट नहीं करेगी तो ये एज पॉलिटिक्स में इनको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो 90s में हुआ तो उसके लिए तो बीजेपी जिम्मेदार कहीं नहीं है, तो फिर उस टाइम पे वो चीज़ें क्यों हुई? अगर ये सारी चीज़ें जो अभी हो रही है तो इसमें कम्युनल एंगल देना या एक कम्युनिटी को टारगेट करना, इस तरह की भाषा बोली जा रही है। अमित जी, बीजेपी ही एक पार्टी है देश भर में जो पॉलिटिकल गेन्स के लिए काम नहीं करती, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है और उसके अलावा डेवलपमेंट के लिए काम करती है। उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता ही है, लोग समझदार हैं, समझते हैं। आप देखिए पंजाब में जब मिलिटेंसी थी तो संघ की शाखाओं पर हमले हुए, बीजेपी के नेताओं का कत्ल कर दिया गया, लेकिन बीजेपी ने उसका रिएक्शन नहीं किया। क्यों? हमको नेशनल इंटरेस्ट था कि हिंदू सिख की एकता बनी रहे, सारी कुर्बानियाँ बर्दाश्त की और उसके बाद अकालियों के साथ समझौता किया ताकि हिंदू सिख की एकता बहुत ज़रूरी है, खास करके बॉर्डर स्टेट्स के लिए। पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, तो हम इलेक्शन में हार गए, एक भी सीट नहीं मिली। हमें पता था हम हारेंगे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी है। अभी भी ये जो ड्राइव चल रही है, जो अपनी ज़मीनों से हिलेंगे वो बीजेपी वोट तो नहीं देंगे ना, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी है कि प्लान सेटलमेंट हो। अगर ये जो कब्ज़े की हैं, अगर यहाँ पे बाकायदा जैसे सोसाइटीज़ होती हैं ऐसी कंस्ट्रक्शन हो, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो, फ्लैट्स बने, फिर उसमें ये तो लगे कौन किस फ्लैट में आ रहा है, कौन रह रहा है, पता तो लगे किसी को। पुलिस आए दिन यहाँ अनाउंसमेंट करती है कि आपके घर में कोई किराएदार है तो उसका वे रिपोर्ट हमें बताइए, तो सारा वे रिपोर्ट सामने आ जाएगा। इसी के खिलाफ हैं ये लोग कि कौन किसके घर ठहरता है ये पता ना लगे। तो मैं ये समझता हूँ कि यूथ को भी थोड़ा वेट करना चाहिए। और बीजेपी ने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट में एक बात की है। अगर पहले किसी ज़माने की बात कर रहे हैं जब हमारे 2-3 MLA होते थे, हम भी तो सरकार में आ सकते थे तालमेल करके। जम्मू में तो हम ही होते थे ना, किसी NC या किसी पार्टी से तालमेल करके आ सकते थे। इसीलिए हमने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम किया है और डेवलपमेंट के लिए काम किया है, आगे करते रहेंगे। और जो समझदार लोग हैं बीजेपी को वोट देंगे और लोग दे रहे हैं, आने वाले वक्त में और भी अच्छे तरीके से देंगे। और मैं बताऊंगा आपको कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होगी। जी, तो ये थे चंद्र मोहन शर्मा जी, जिन्होंने बड़े खुल के अपनी बात को रखा और इस ड्राइव के ऊपर मैक्सिमम बात रही, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के ऊपर बात रही। और ये कहा कि ये पूरी ड्राइव जो है ये नेशन के इंटरेस्ट में है और जितनी भी लैंड को रिट्रीव किया जाएगा वो लोगों के बेनिफिट के लिए ही यूज़ की जाएगी। इसमें सरकार का कोई पर्सनल अपना बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन जो एनक्रोचर्स हैं और जिस माइंडसेट से उस लैंड को जिन भी सरकारों के टाइम पे किया गया ये काम, उसको ठीक करना ये वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी बनती है और उसे किया जा रहा है। आपने स्पीक स्टेट के साथ बात की टाइम दी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का।